देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। समीर चौहान है, टीएस हरिहरन और राकेश बंसल हैं। निफ्टी 15 पॉइंट्स ऊपर 9365 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ से सीधे रुक कर लेते हैं टुडेस ट्रेड का। डिम्पी से जान लेते हैं आज का टुडेस ट्रेड। बताइए डिम्पी, कौन सा स्टॉक है? श्नाइडर इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। वैसे इसका टारगेट 160 का है, 151 का एक स्टॉप लॉस इस पे आप रख लें। 153 पे बंद हुआ शेयर है। असल में क्वार्टरली नंबर्स के बेसिस पर कंपनीज को चुना जा रहा है। एक तो कैपिटल गुड्स वैसे ही चल रहा है, दूसरा है सबसे बड़ी कंपनी कैपिटल गुड्स के अंदर, और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये कंपनी घाटे से मुनाफे के आने की उम्मीद है इसके अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाजार ऐसी चीज़ को बहुत पसंद कर रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन 4% तक बढ़ सकते हैं, यानी कि ऑपरेशनली कामकाज ठीक होगा। प्रमोटर इसमें अच्छा हिस्सेदार है और कई बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स पे इनको और भी ऑर्डर्स मिल सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है 2019 तक शायद इंफ्रा अभी भी थीम बहुत तेज़ी से काम करेगी। इसलिए इन सभी चीज़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अच्छी स्ट्रेंथ इसमें बन जाएगी। डिलीवरी वॉल्यूम भी 50% से ऊपर है। तो सभी पैरामीटर्स पे देखते हुए 160 का टारगेट श्नाइडर इलेक्ट्रॉनिक्स पर नजर रखें। 151 का एक स्टॉप लॉस होगा जी। तो श्नाइडर इलेक्ट्रिक है आज का टुडेस ट्रेड। यहाँ पर खरीदारी की सलाह है। कैपिटल गुड स्टॉक्स में वैसे भी ऐसी इंडिकेशंस बन रही है कि शायद बॉटम अप बन चुका है। आप देखिए थर्मैक्स के नंबर्स, उसका मूव, उसके बाद एबीबी, सीमेंस और एक श्नाइडर इलेक्ट्रिक ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर है। बहुत संक्षेप में राकेश, श्नाइडर पर आपके कमेंट्स। दीपाली, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। इनफैक्ट अगर किसी का निवेश का नजरिया तो मुझे लगता है बाई करके चलना चाहिए। स्टॉक 130 पे एक अच्छा बेस बनाया है और लगता नहीं है कि 130 के नीचे स्टॉक जाएगा। स्टॉक यहाँ से 2x 3x होने का दीपाली पोटेंशियल रखता है। और एज अ डिस्क्लोजर 152 153 के अराउंड ही हमने अपने क्लाइंट्स को श्नाइडर इलेक्ट्रॉनिक्स डिलीवरी में बाय करने की सलाह दी हुई है जी। लेकिन चलिए यहाँ से सीधे रुक करते हैं न्यूज इन फोकस का। और सुमित हर रोज की तरह हमारे साथ मौजूद भी हैं। सुमित बताइए आज की 2 बड़ी खबरें क्या लेकर आए हैं आप? शुक्रिया दीपाली। देखिए, पहली बड़ी खबर जो है वो है आईएमडी की तरफ से जो पॉसिबिलिटीज़ आई हैं। दरअसल आईएमडी ने एक पॉसिबिलिटी जताई है कि जो एल नीनो है जिसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी, वो अब थोड़ा ईज आउट हुआ है। और उसके बाद एक एंटिसिपेशन लगाया जा रहा है कि शायद मानसून के नंबर्स जो हैं वो बेहतर होते हुए दिखाई पड़े। तो पहली चीज़ तो यही एक अहम खबर है। आईएमडी 18 अप्रैल को लास्ट अनुमान जारी किया था और उसके बाद अब जून में ये अपना एक अनुमान जारी करेंगे। 96% के आसपास की बारिश होने का एक अनुमान, यानी एवरेज से 96% के आसपास का बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। और जैसे जैसे नंबर्स आएंगे मानसून के, वैसे वैसे चावल, सोयाबीन जैसी जो फसल है उनके अंदर एक अच्छा उत्पादन आता हुआ दिखाई पड़ेगा और ओवरऑल इन्फ्लेशन को लेकर भी रिलीफ मिलेगा। कुछ मेजर कंपनीज उसके बेनिफिशियरी होंगे, उसमें कावेरी सीड, रेलिस, धानुका ऐसी कंपनियां, या फिर ट्रैक्टर बेस्ड कंपनीज, फर्टिलाइजर बेस्ड कंपनीज, इंसेक्टिसाइड जैसी कंपनियों के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, मिस्टर ए.के. साहब भी इस पर मेरे से जुड़ चुके हैं और उनसे पहले बातचीत करते हैं। उसके बाद इस पर हम टेक्निकल और फंडामेंटल व्यू भी लेंगे। मिस्टर साहब, पहले तो शुक्रिया आपके डिपार्टमेंट से ना इस बार बहुत अच्छी खबरें हमको मिली हैं। पहले तो आपको 18 तारीख के लिए भी बधाई। आपने जब चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर था तब भी एक अच्छी खबर दी थी। अब दूसरी खबर आपके डिपार्टमेंट से फिर हमको मिली है, वो AMD से, कि इस बार मानसून एवरेज से थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। ये अबव एवरेज भी होने वाला है। सर मान के चले, पहले 96 का प्रोजेक्शन था, इस बार 100 हो जाएगा? नहीं, अभी इसके विषय में हम कुछ नहीं कर सकते। इसके विषय में हम जून में ही फोरकास्ट कुछ इशू करेंगे। देखिए, अभी जो करंट सिचुएशन ये है, जो ट्रेंड्स दिखा रहे हैं वो ये है कि एल नीनो की पॉसिबिलिटी, जैसे मान लीजिए पहले 80% होने की संभावना थी मानसून सीजन के एंड में, वो घट के 60% हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से उसको रूल आउट कर दिया गया है। दूसरा चीज ये है कि जो IOD, पॉजिटिव IOD, इंडियन ओशन डाइपोल होता है, वो फेवरेबल होता है, तो वो उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। तो दोनों तरफ से एल नीनो की पॉसिबिलिटी घट गई है और इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मानसून पर हो सकता है, लेकिन अभी कितना होगा, क्योंकि सिर्फ यही 2 चीजें नहीं होती है, बाकी चीजें भी होती हैं जो कि इसको इफेक्ट करती हैं। तो वो जून में हम फोरकास्ट करेंगे तो ही बताएंगे, लेकिन उससे खराब तो शायद नहीं होगा। तो जैसा आप बोल रहे हैं अच्छा होने की संभावना है जी। मिस्टर सहाय, लेकिन जब हम एवरेज से ज़्यादा मानसून की बात करते हैं तो आमतौर पे ये माना जाता है कि 96% से 104% के बीच में बारिश होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अभी कई ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर प्री मानसून शावर्स जो हैं वो आ चुके हैं। अभी जो प्रॉपर रेनफॉल के आपके प्रोजेक्शंस है वो अभी भी उसी टाइमलाइन पर आप स्टिक कर रहे हैं या फिर वहाँ कुछ चेंज हो सकता है? देखिए, 96 से लेके 104 तक ये हमारा नॉर्मल रेंज, जिसको नियर नॉर्मल बोलते हैं हम। तो एग्जैक्टली 100 को भी नहीं बोलते हैं, वो 96 से लेके 104 तक हम उसको नॉर्मल बोलते हैं। 104 से ऊपर आएगा तो एबव नॉर्मल बोलेंगे।
ठीक तो है। अभी जो भी फोरकास्ट आएगा हमारा जून में उसको देखेंगे, लेकिन नॉर्मल ही हम अभी स्टिक कर रहे हैं कि नॉर्मल होगा। अच्छा ठीक है। अच्छा मिस्टर साहे, एक और चीज़ आप मेरे को बताइए, ये क्या इस बार स्कैटर बारिश हो सकती है? क्योंकि एल नीनो धीरे धीरे जैसे आप बता रहे हैं इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो रही है, तो देश भर में सामान्य बारिश की उम्मीद करें ना अभी तो? देश भर में सामान्य बारिश तो बहुत कम वर्षों में होती है, जबकि अगर बहुत अच्छी बारिश हो तभी सब जगह होती है। सामान्य एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जब हम बोलते हैं कि सामान्य बारिश होगी तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे देश में सामान्य बारिश होगी। कहीं कहीं सूखा भी पड़ सकता है, कहीं अच्छी बारिश भी हो सकती है। और इसके लिए हमको जो हमारी जो सर्विसेज है IMD की, उसके लिए हम हर सप्ताह में नेक्स्ट 4 वीक क्या होगा या नेक्स्ट 3 वीक क्या होगा, ये हम देखते हैं कि कब बारिश आ रही है, कब नहीं हो रही है। तो हमको सिर्फ सीजनल से ही नहीं देखना है, उसके बाद भी जो सर्विसेज हैं IMD के, उसके साथ तो हम उसके लिए फार्मर्स के लिए भी बुलेटिन इशू करते हैं। एवरी वीक हम इशू करते हैं नेक्स्ट 15 डेज के लिए। तो इस तरह से हम बहुत सी सप्लीमेंट चीजें भी उसके साथ देते हैं। सिर्फ सीजनल फोरकास्ट दे देने से नहीं हो जाएगा कि नॉर्मल ऑल इंडिया लेवल पर नॉर्मल होगा। अच्छा मिस्टर साहे, ठीक है। अच्छा एक और छोटी सी चीज़ पूछना चाहता है, ये फर्स्ट हाफ में ज़्यादा बेटर रहने वाला है फिर सेकंड हाफ में? क्योंकि बुआई फर्स्ट हाफ में ज़्यादा होती है। हाँ, फर्स्ट हाफ जून बेटर रहने वाला है, उसके बाद भी नॉर्मल रहेगा, लेकिन जून हो सकता है कि थोड़ा एबव नॉर्मल भी हो। ठीक है, अबव नॉर्मल भी हो सकता है लेकिन अभी वो भी हम जो भी ये फोरकास्ट देंगे मंथ वाइज, ये हम जून में ही रिलीज करेंगे, क्योंकि अभी ये चीजें बदल जाती हैं। ठीक वहाँ बात पर कह रहे जब हैं हम रिलीज करते हैं तो बदल जाती हैं, ठीक तो है। वो देखना है। चलिए शुक्रिया मिस्टर साहब बातचीत करने के लिए जी बिजनेस से। तो जो जून में फोरकास्ट आएगा IMD की ओर से, उसमें ज्यादा क्लैरिटी आएगी। लेकिन अभी तक के लिए ये कह सकते हैं कि एल नीनो को जो कंसर्न्स थे वो थोड़े से एज आउट हुए, जिसकी वजह से प्रोजेक्शंस इनकी ओर से आए हैं कि एवरेज से ज्यादा बारिश हो सकती है। कितनी बारिश होगी इसका आकलन जून में ही होगा। लेकिन एक चीज अच्छी है कि फर्स्ट हाफ अच्छा रहने वाला है। जून जब सबसे ज्यादा भरपूर गर्मी पड़ती है तब ज्यादा अच्छी बारिश होगी, इस तरह का अनुमान है। लेकिन सेंटिमेंट्स को पॉजिटिव करने के लिए खबर अच्छी है। समीत, ये जो एग्री स्पेस के स्टॉक्स है, इनमें से कोई स्टॉक आज आप पिक करेंगे ट्रेडिंग के लिए, या फिर तमाम वो कंपनियां जिनको हम सीधे रिलेट करते हैं मॉनसून से? देखिए, अगर इसमें अगर कोई स्पेस हमें देखना है तो हम फर्टिलाइजर्स पे थोड़ा ध्यान देंगे, जिसमें RCF एक आउट परफॉर्म कर रहा है ऑफ लेट, और जिसका स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। वॉल्यूम एक्टिविटी अगर लास्ट 4-5 महीनों में देखें तो काफ़ी बढ़ चुकी है। तो हमें लग रहा है कि ये मूवमेंट और एक्सटेंड हो सकती है। 100-105 के लेवल इसमें काफ़ी पॉसिबल है। ज़्यादा बड़ी हम इसमें करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट एक माइनर डिप 85-84 के आसपास आ सकती है। वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी फॉर अ टारगेट ऑफ 102-105। ठीक है, अब दूसरी खबर है वो IDBI को लेकर है। सुमित, क्या जानकारी है? शुक्रिया डिम्पी। देखिए, ये IDBI ही नहीं बल्कि पूरे बैंकिंग स्पेस पे इसका इम्पैक्ट होगा। RBI ने एक लेटर रिलीज़ किया IDBI के संदर्भ में, जहाँ उन्होंने बात साफ की है कि जैसे जैसे NPA की सिचुएशन है उसको लेकर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो है वो IDBI को लेने की ज़रूरत आ गई है। 5 मई को RBI ने एक लेटर IDBI को भेजा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस भी बैंक का जो NPA है 9% से ऊपर जा रहा है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है, और ROA नेगेटिव है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और IDBI बैंक के केस में पर्टिकुलरली नेट NPA 9.61 है और ग्रॉस NPA जो करीब 15% है। तो नेट NPA 9% के ऊपर जाना अलार्मिंग सिचुएशन, और दूसरा ROA की बात करें तो -2.32% है। तो IDBI बैंक पूरी तरह से खरा इस पैरामीटर में उतर रहा है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि अब इसमें प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत आ चुकी है। एक चीज़ क्रूशियल है क्योंकि हर जगह पे जो NPA की एक जो थ्रेशोल्ड लिमिट है लोअर साइड पे वो 6% है और अपर साइड पे 9% है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर वैसे भी IDBI पहुंच चुका है। बहुत सारे बैंक्स और भी हैं, लेकिन अब तक किसी और पे ऐसा कोई इंटीमेशन नहीं आया है, इसलिए प्राइमा फेसी IDBI पे इसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन हाँ, बाकी बैंक जिनकी NPA अलार्मिंग सिचुएशन पे हैं और ROA नेगेटिव साइड पर हैं, उनके लिए आने वाले समय में बहुत ज़्यादा कंसर्न हो सकता है। ठीक है, तो IDBI के लिए ये थोड़ा सा दिक्कत वाला दिन रह सकता है, लेकिन वैसे कुल मिला के बैंकिंग के लिए अच्छी बात है ये। हरी, देखिए पहले भी सरकार CDR, SDR, S4 जैसे कई अध्यादेश लेके आ चुकी है, लेकिन इस बार तो सरकार की भी अपनी साख है, इसलिए बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। ये लगातार न्यूज़ फ्लो हमको बता भी रहा है। ये NPS के फ्रंट पे किस में जल्दी जल्दी सुधार आप देखते हैं, और कौन सा सरकारी बैंक आपको ज़्यादा पसंद है? ये जो
कल हमने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए का पहला केस देखा आईडीबीआई केस में। मेरे ख्याल से ये काफी सारे पीएसयू बैंक्स में किया जा सकता है, क्योंकि पीसीए के दो थ्रेशोल्ड है। एक तो 6% नेट एनपीएस का थ्रेशोल्ड है जहाँ पे पीसीए में आ जाएगा, और फिर 9% है जहाँ पे उसको लेवल 2 कहते हैं, वहाँ पे आपके लेंडिंग पे रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा। तो जो आईडीबीआई वगैरह उनके ठीक है, हरी आपके पास आएंगे। अभी आपके ऑडियो क्लियर नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से भले ही खबर पॉजिटिव हो, लेकिन शायद आज थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट दिख सकता है, क्योंकि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के बाद बैंक ना तो कोई हायरिंग कर सकता है अभी, ना तो नई ब्रांचेस ओपन कर सकता है, फिर ना ही बिग टिकट लोन्स दे सकता है। आईडीबीआई बैंक कल चला था राकेश, इसीलिए जानना जरूरी है कि आज अगर फ्लैट या फिर नेगेटिव ओपन हुआ तो ये कितना नीचे जा सकता है, क्या शॉर्टिंग की भी अपॉर्चुनिटी है या नहीं? देखिए दीपाली, टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, नीचे में 78 के अराउंड एक अच्छा बेस है। किसी ने ले रखा है तो 78 रुपीज़ के लेवल्स पर नज़र रखनी चाहिए, वहाँ के स्टॉप लॉस होने चाहिए, और शॉर्टिंग अगर करनी है 78 के लेवल्स नीचे में तोड़ता है तभी शॉर्टिंग का कैंडिडेट बनेगा। ठीक है। समित, आज आपकी तरफ से ट्रेडिंग पिक कौन सी है? कौन से शेयर पे हमको बाय या फिर सेल करना है? देखिए, हमें M&M काफ़ी अच्छा लग रहा है, जिसमें लास्ट 3 बोलिए समित, बोलिए प्लीज़। देखिए, M&M का चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। लास्ट 2-3 वीक्स में हम अच्छा खासा इसमें पॉजिटिव ट्रैक्शन देख रहे हैं, और कल की जो प्राइस एक्शन है उसके लग रहा है कि 1360 का जो हर्डल है बहुत जल्दी ये क्रॉस कर सकता है। सो 1430 के टारगेट के लिए M&M बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1300। सेकंड बाय होगा डिश टीवी, जो थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, बट कहीं ना कहीं इसमें बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन दिख रहा है अराउंड 96, तो इसमें 91 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह होगी फॉर अ टारगेट ऑफ 106। और थर्ड बाय हमारा जो होगा वो यूनाइटेड स्पिरिट्स पे होगा। ये भी एक कॉन्ट्रा बाय है जिसमें बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन लग रहा है, और हमें लग रहा है कि बहुत जल्दी ये स्टॉक में एक शार्प बाउंस आ सकता है टूवर्ड्स 2040। सो थोड़े एग्रेसिव टारगेट्स है, बट हमें लग रहा है कि ये बाउंस बैक काफ़ी शार्प होगा। सो 2040 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1832। ठीक है, चलिए प्रेफरेंसेस आपको बताई गई हैं समीत की ओर से, लेकिन अब देख लेते हैं ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स। संदीप हमारे साथ मौजूद है न्यूज रूम से, बताइए संदीप। शुक्रिया दीपाली। सबसे पहले गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जिसे आप जीसीपीएल के नाम से भी जानते हैं, सीएलएसए की रिपोर्ट आई है। कल जब नंबर्स आए थे तो नंबर्स के बाद एक स्टीप ऊपर की ओर रिएक्शन देखने को मिला था, लेकिन सीएलएसए ने जो रेटिंग है उसे डाउनग्रेड किया है, आउट परफॉर्म से घटाकर अंडर परफॉर्म किया है। हालांकि जो टारगेट प्राइस है उन्होंने बढ़ाकर 1915 रुपये किया है। इसके अलावा भारतीय एयरटेल, जिसके कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए, उसके ऊपर 3 ब्रोकर्स की कॉल आई हैं। सीएलएसए ने अपनी जो अंडर परफॉर्म रेटिंग है उसे अब भी बरकरार रखा है, जो टारगेट प्राइस है उसे घटाकर 365 रुपये किया है। और मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट आई उसमें उन्होंने अपनी जो अंडरवेट रेटिंग है उसे बरकरार रखा है। जो अब जो टारगेट प्राइस दिया जा रहा है वो 280 रुपये का है। केवल एक ब्रोकर है डॉयश बैंक, जिन्होंने अब भी इसके ऊपर अपना जो कन्विक्शन है उसे बरकरार रखा है। बाय कॉल उन्होंने अपना मेंटेन किया, और उनका मानना है 400 रुपये तक के जो जोन्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। पेट्रोनेट एलएनजी के नंबर्स भी कल बाजार बंद होने के बाद आए थे, नंबर्स अच्छे थे। मुनाफे में करीब 20% के आसपास की बढ़त सिक्वेंशली आई। मॉर्गन स्टैनली ने अपना जो ओवरवेट स्टैंड है उसे अभी भी बरकरार रखा है। अब जो टारगेट प्राइस वो दे रहे हैं वो 403 रुपये के आसपास का है। इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन, कल इसके भी नंबर्स आए थे, जिसे आप इंडिगो के नाम से भी जानते हैं। मोदुलर सवाल की रिपोर्ट आई, इसमें उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस 1234 रुपये का दिया है। और एक्सिस कैपिटल की रिपोर्ट आई, इसमें उन्होंने बाय कॉल दिया है इंडिगो के ऊपर। उन्होंने जो टारगेट प्राइस है उसे इंक्रीज भी किया है। पहले टारगेट प्राइस 1100 रुपये के आसपास का था, अब उसे बढ़ाकर 1318 रुपये किया है। ठीक है, इसमें इंडिगो पे भी 1318 का टारगेट आ गया दीपाली। इंडिगो को लेकर जो आज थोड़ी असमंजस बनी हुई थी आपको कि नंबर्स पता नहीं कैसे होंगे कैसे नहीं, उसको ब्रोकिंग हाउसेस तो कह रहे हैं कि ठीक है आप बाय करें, और वो भी 1300 प्लस का भी टारगेट दे रहे हैं। तो नंबर्स को लेकर थोड़ी भी कंफ्यूजन है ना, तो उसको दूर करिए आज। और वैसे भी डिम्पी एविएशन में देखिए सबसे बड़ा मार्केट शेयर अभी भी इंडिगो के पास है। नंबर्स भले ही थोड़े से मिक्स लग रहे हो, डिसअपॉइंट लग रहे हो, और इसके अलावा कंसिस्टेंटली एक्सपैंड भी कर रही है। और आप देखिए ना 50 शहरों पे जो इन्होंने उड़ान की स्कीम के साथ है, वो भी नंबर्स के साथ ही आ गया, वो भी बेनिफिट देगी आगे। लेकिन अभी गोदरेज कंज्यूमर की बात की थी, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की, संदीप ने आपको बता दें, विवेक गंभीर भी आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे नंबर से बातचीत करने के लिए। लेकिन कल ये स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग चला था पोस्ट अर्निंग्स, क्योंकि नंबर्स हर पैरामीटर पर अच्छे आए थे, फिर चाहे वो सेल्स हो या फिर मार्जिन हो। क्विकली राकेश, यहाँ पर आपके नेक्स्ट टारगेट्स क्या हैं गोदरेज कंज्यूमर में? कल तो 10% चला, यहाँ और स्टीम दिख रही है क्या? दीपाली, टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, जैसे आपने भी मेंशन करा, कल 10% बढ़ा, बट नियर बाय कोई स्टॉप लॉस नहीं है। किसी के पास है तो होल्ड करना चाहिए, कोई भी करेक्शन आए तो बाय करके चले। ठीक है, जल्दी से वो सारे शेयर्स आपको बता देते हैं जिस पे आपको राय मिली है। तो कन्फ्यूजन कहीं भी है तो दूर करते जाइएगा। भारतीय एयरटेल को लेकर इसके नतीजे कुल मिला के बेहतर ही रहे हैं, ऐसा बोला जा सकता है। इन लाइन कह सकते हैं कि यहाँ पे रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करने की जरूरत है।
पेट्रोनेट एलएनजी पे 1:1 का बोनस आया, 18% इसका मुनाफा बढ़ा। बोनस की खबर अभी आई है तो बाजार इसको भी डिस्काउंट करेगा, इसलिए चल सकता है। पेट्रोनेट एलएनजी पे ध्यान दें। इंडिगो रिपोर्ट्स, डाटा और टेक्निकल पैटर्न, ये तीनों कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रिगर रखना है। हालांकि नतीजे उतने अच्छे नहीं है जितना बाजार चाहता था। अलेम्बिक पे आपको यहाँ पे बाय करने की बात की गई है, 21% इसका मुनाफा बढ़ा है, इस पे आपको ध्यान रखना है। एस्ट्राजेनिका, इसके जो नंबर्स हैं वो इतने अच्छे नहीं थे, कंपनी घाटे में लौट आई है तो शायद ये आज थोड़ा टूट जाएगा। नेल्को पे आप ध्यान दें, यहाँ पे 4.5 करोड़ का एडजस्टमेंट है, तो ये ऐसे तो घाटा आया इसका, लेकिन 4.5 करोड़ की एडजस्टमेंट है। आज बाजार को एडजस्टमेंट अगर समझ में आए तो 88 के नीचे नहीं जाएगा ये। इसके अलावा आपको जो कुछ एक शेयर है उसमें थायरोकेयर, जिसके नंबर्स ठीक है, 36% प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, ये शेयर भी आपको चलता हुआ दिखेगा आज। एक शिमारो एंटरटेनमेंट, इस पर भी ध्यान दे सकते हैं। नंबर्स जो आए हैं वो खराब रहे हैं, मुनाफा सिर्फ 16% बढ़ा है। हालांकि कल ये स्टॉक करीब 4% बढ़कर बंद हुआ था, तो इस स्टॉक पर भी आज के सेशन में आप ध्यान दे सकते हैं। लेकिन गोदरेज कंज्यूमर की हमने बात की, लेकिन जो कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस के स्टॉक्स हैं उस पर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि वहां पर भी आज एक अच्छा मोमेंटम दिख सकता है। स्पेशली ध्यान रखें वर्लपूल, वोल्टास, साथ ही साथ बजाज इलेक्ट्रिकल्स जैसे स्टॉक्स पर। एक ब्लू स्टार को भी इस कैटेगरी में आप ऐड कर सकते हैं।